वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान बाई पूजा राजपूत। आज हम सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 14 दिसंबर 2024 को हुआ था उसके पेपर 2 सोशल स्टडीज़ को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से कैंडिडेट को ये पेपर डिफ़िकल्ट लगा, बहुतों को लगा कि क्वेश्चन शायद बाहर से आए हैं, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा कि एक भी क्वेश्चन NCERT से बाहर का नहीं था। इस डिस्कशन का मतलब सिर्फ आंसर बताना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि सीटेट एग्जामिनर सवाल सोचता कैसे है, ताकि अगली बार पेपर चाहे जहाँ से भी आए आप कंफ्यूज ना हो। हम हर क्वेश्चन को NCERT की एग्जैक्ट लाइन, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन से कनेक्ट करेंगे। आप देखेंगे कि जो लाइन आप कैजुअली पढ़ के छोड़ देते हैं, सीटेट वहीं से क्या करता है, क्वेश्चन बना देता है। इस वीडियो को आप नॉर्मल PYQ सॉल्व की तरह मत देखिए, बल्कि इस वीडियो को NCERT रिवीजन क्लास समझ कर देखिए। सीटेट जो है कोई लक बेस्ड एग्जाम नहीं है। यह एग्जाम चेक करता है कि आप टीचर बनने के लायक हैं या नहीं हैं, और कॉन्सेप्ट आपका कितना स्ट्रांग है। जब NCERT क्लियर है तो आपका कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पेन कॉपी साथ रखें, क्योंकि जो पॉइंट्स यहाँ डिस्कस होंगे वही पॉइंट्स एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप भी सीटेट 2026 सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि NCERT बेस्ड PYQ एनालिसिस आप मिस ना करें, क्योंकि हर दिन एक PYQ हम यहीं अपने चैनल पर सॉल्व कराते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं सीटेट 14 दिसंबर 2024 पेपर 2 SST का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस के साथ। देखिए, पहला क्वेश्चन जो था सीटेट का सोशल स्टडी वाला पार्ट, तो उसमें ये दिया गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कदम मयूर शर्मन ने स्थापित किया था। मध्य प्रदेश को, कर्नाटक को, राजस्थान को या गुजरात को। तो कदम मयूर शर्मन जो थे उन्होंने कदम राजवंश की स्थापना की थी। यह राजवंश जो था वो कर्नाटक का पहला स्वदेशी राजवंश था। ठीक है, ये कर्नाटक क्या था, पहला स्वदेशी राजवंश था। उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास बनवासी को अपनी राजधानी बनाकर अपने राज्य की स्थापना की, जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। ठीक है, और बाकी के ऑप्शन आपके क्यों गलत हैं, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश जो है वो कदम वंश ने मध्य भारत में नहीं बल्कि दक्षिण भारत, विशेष रूप से कर्नाटक क्षेत्र में शासन किया, इसलिए ये आपका ऑप्शन गलत है। वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कदमों का शासन उत्तर पश्चिमी भारत के राजस्थान क्षेत्र में नहीं था, इसलिए ये भी आपका ऑप्शन गलत है। अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात भी उस क्षेत्र का हिस्सा नहीं था जहां कदम वंश ने अपना राज्य स्थापित किया था, इसलिए आपका गुजरात विकल्प भी गलत है। सिर्फ आपका कर्नाटक विकल्प सही है, यानी आपका दूसरा आंसर सही है। देखिए, ये थोड़ा सा एकदम लड्डू सा क्वेश्चन है आपका कि ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वे केवल चट्टानों से बने होते हैं, सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं। विकल्प 1, 2 और 3, 4 दिया है, जिसमें एक में दिया है कि A, B तथा C सभी सही हैं, केवल A सही है, केवल A तथा B सही है, केवल B तथा सही कथन की पहचान करनी है। तो कि ग्रहों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी विकल्प आपका एक सही है, A, बस यही सही विकल्प है। अब देखिए बाकी के विकल्प सही क्यों नहीं हैं, क्योंकि वे केवल चट्टानों से बने होते हैं। सभी ग्रह जो हैं वो केवल चट्टानों से नहीं बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मुख्य रूप से ये जो होते हैं वो चट्टानों से बने होते हैं। लेकिन जो बाहरी ग्रह होते हैं जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, मुख्य रूप से ये गैसों और बर्फ से बने होते हैं, इसलिए आपका ये विकल्प सही नहीं होगा। अगर हम तीसरे विकल्प की बात करें कि C विकल्प क्यों नहीं सही है, देखिए सभी ग्रहों के अपने चांद होते हैं, ऐसा नहीं है, सभी ग्रहों के अपने चांद नहीं होते। बुध और शुक्र के कोई ज्ञात चंद्रमा नहीं है, शुक्र के और बुध के कोई भी ज्ञात चंद्रमा नहीं है, तो इसलिए आपका सिर्फ विकल्प एक सही है, यानी केवल A। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो महत्वपूर्ण कारक है। भीड़ वाले ऊंचे भवन, आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, ऋतुएं, असफाल्ट से बनी सड़कें। तो आप जानते हैं कि पृथ्वी पर जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है आतपन अथवा सूर्य से आने वाली विकिरण, क्योंकि यह पृथ्वी की सतह को ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत माना जाता है पृथ्वी की सतह के लिए ऊर्जा का, और अक्षांश के अनुसार इसका वितरण बदलता है, जिससे भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक तापमान में अंतर आता है, जबकि ऊंची इमारतें, सड़कें और ऋतुएं स्थानीय या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण तापमान बदलती हैं। पर आतपन जो है वो वैश्विक स्तर पर तापमान का आधार है, इसलिए विकल्प आपका 2 सही होगा। अगले
प्रश्न की ओर बढ़े हम, तो अगला प्रश्न दिया गया है कि गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प चुनिए। यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल रूप लोग थे। आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। तो देखिए, वैध कारण चुनना है। गैर ब्राह्मण आंदोलन पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और वैध विकल्प का चयन करना है, यानी जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। तो देखिए, ए जो विकल्प है आपका सही है कि यह आंदोलन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिन्होंने शिक्षा तक पहुंच प्राप्त कर ली थी। ठीक है, यह कथन सही है। इस आंदोलन को उन गैर ब्राह्मणों द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने शिक्षा और आर्थिक शक्ति हासिल की और सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में ब्राह्मणों के एकाधिकार को चुनौती दी थी। वहीं अगर हम बी कथन की बात करें कि आंदोलन ने तर्क दिया कि आर्य लोग मूल लोग थे, तो यह कथन जो है वो गलत है, क्योंकि गैर ब्राह्मण आंदोलन विशेषकर दक्षिण भारत में अक्सर आर्यों के आक्रमण और ब्राह्मणों द्वारा द्रविड़ों यानी मूल निवासियों के दमन के विचार पर आधारित था, जिससे आर्यों को मूल निवासी मानने का सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए विकल्प आपका सेकंड गलत है। सी विकल्प, आंदोलन उन गैर ब्राह्मण जातियों से आया जिनके पास धन एवं प्रभुत्व था। यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि आर्थिक रूप से प्रभावशाली और धनवान गैर ब्राह्मण जातियों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया ताकि वे अपनी सामाजिक राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सकें और ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध कर सकें। तो ए और सी आपका विकल्प सही है, बाकी बी गलत है। तो ए और सी वैध है, यानी विकल्प 2 आपका सही होगा। 35 नंबर प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत की थी। पुनः एक बार प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम किया तथा सतनामी आंदोलन की शुरुआत भी की। यूबी फडके, ज्योतिराव फुले, घासीदास या हरिदास ठाकुर। तो देखिए, इसका सही विकल्प जो है वो घासीदास है। मध्य भारत में चमड़े का काम करने वालों के साथ काम करने और सतनामी आंदोलन शुरू करने वाले व्यक्ति जो थे वो घासीदास थे, जिन्होंने 19वीं सदी में दलितों विशेषकर चर्मकारों के सामाजिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए यह आंदोलन चलाया, जो समानता और सत्य यानी सतनाम पर आधारित था। तो विकल्प आपका 3 सही है, बाकी के विकल्प जो हैं वो गलत हैं। जैसे अगर हम ज्योतिराव फुले की बात करें तो ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। इनके विषय में आप जानेंगे कि ये सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी और ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे और निम्न जातियों के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया, लेकिन सतनामी आंदोलन से सीधे तौर पर नहीं जुड़े थे। हरिदास ठाकुर की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत यानी बंगाल से संबंधित एक वैष्णव संत थे ये, जिन्होंने भक्ति आंदोलन में काम किया और समावेशी दृष्टिकोण रखा है। अगला जो प्रश्न है कि किस प्रकार की पवनें स्थल एवं समुद्री समीर होती हैं। ठीक है, किस प्रकार की पवनी जो है वो स्थल एवं समुद्री समीर यानी हवा होती हैं। स्थानीय पवनें, अस्थायी पवनें, स्थानीय पवनें, चक्रवात या मौसमी पवनें। तो देखिए, इसका सही विकल्प है स्थानीय पवनें। स्थल और समुद्री समीर स्थानीय पवनें होती हैं जो दिन और रात में भूमि और जल के अलग अलग गर्म या ठंडा होने के कारण उत्पन्न होती है। समुद्री समीर दिन में समुद्र से जमीन की ओर और स्थलीय समीर रात में जमीन से समुद्र की ओर चलती है, जिसका सही क्रम स्थानीय पवनें हैं। देखिए, अगर और हम डीपली थोड़ा सा जानकारी ग्रहण करें तो स्थानीय पवनें जो हैं ये हवाएं छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में जैसे तटीय इलाकों या पहाड़ों में तापमान और वायुदाब में स्थानीय अंतर के कारण चलती हैं। अगर हम वहीं समुद्री समीर की बात करें तो दिन में ज़मीन पानी से जल्दी गर्म होती है, जिससे ज़मीन पर हवा ऊपर उठती है और समुद्र से ठंडी हवा ज़मीन की ओर चलती है। स्थलीय समीर क्या होती है? स्थलीय समीर जो होती है वो क्या होती है? रात में ज़मीन पानी से जल्दी ठंडी होती है, जिससे ज़मीन से ठंडी हवा समुद्र की ओर बहती है। अस्थायी पवनें जो हैं वो अस्थायी पवनें ये पूरे वर्ष एक निश्चित दिशा में चलती हैं, जैसे व्यापारिक पवनें। और मौसमी पवनें की अगर हम बात करें तो ये मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं। वहीं अगर हम चक्रवात की बात करें तो यह एक वायुमंडलीय विक्षोभ है, पवन का प्रकार नहीं है। तो आपका स्थानीय पवनें विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हुए कक्षा में एक छात्र आपसे पूछता है, विषुवत रेखा पर हम सभी देशांतरों के बीच की दूरी का मापन कैसे कर सकते हैं? इस मापन हेतु कौन सा उत्तर सही होगा? विषुवत रेखा की दुगुनी लंबाई को 90 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 180 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना, विषुवत रेखा की आधी लंबाई को 360 से विभाजित करना। तो विकल्प आपका 3 सही होगा, विषुवत रेखा की लंबाई को 360 से विभाजित करना।
क्योंकि पृथ्वी को 360 डिग्री देशांतरों में क्या किया गया है, बांटा गया है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम होती है, जिसे कुल लंबाई को 360 से भाग देकर प्रति डिग्री दूरी निकाली जा सकती है। ठीक है, लगभग अगर आप भाग देंगे तो 111.3 किलोमीटर प्रति डिग्री आपका उत्तर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से सेल चक्र का सही क्रम क्या है? आग्नेय सेल, मैग्मा, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल, मैग्मा, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल, मैग्मा, कायांतरित सेल या अवसादी सेल। तो देखिए सही क्रम आपको चुनना है, तो आपका विकल्प 3 जो है वो सही है, आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल। सेल चक्र में कोई एक निश्चित क्रम नहीं होता, लेकिन एक सामान्य शुरुआत जो है वो मैग्मा फिर आग्नेय सेल से होती है, जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अवसादी और कायांतरित सेलों में बदलती है और फिर से मैग्मा में पिघल सकती है। विकल्प 3 एक वैध परिदर्शन को दर्शाता है, परिवर्तन को, इसलिए ये विकल्प आपका सही है। मैग्मा और फिर वो क्या होती है, मैग्मा आग्नेय सेल से अगर शुरुआत में आप देखें तो एक सामान्य शुरुआत जो है वो मैग्मा से होता है और फिर उसके बाद वो क्या होता है, आग्नेय सेल में बदलती है और जो विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए अवसादी और कायांतरित सेलों में बदलती है और फिर मैग्मा में पिघल जाती है। तो इसलिए विकल्प आपका 3 सही होगा। 39 नंबर जो प्रश्न दिया गया है वो दिया गया है कि निम्नलिखित का सुमेर कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। आहत सिक्के, मुहर लगे चमकदार बर्तन, उत्तरी काले चमकीले पात्र, एम्फोरा, एरेटीन वेयर। तो देखिए आहत सिक्कों का संबंध जो है वो है आपका डाई के प्रयोग से चिन्हों की मुहर लगे हुए, उत्तरी काले चमकीले पात्र जो हैं मुहर लगे चमकदार बर्तन से इनका संबंध है। एम्फोरा जो है उसका संबंध है लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र। एरेटीन वेयर जो है वो मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन हैं। देखिए आहत सिक्कों के बारे में अगर हम थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करें तो आहत सिक्के भारत में सबसे शुरुआती सिक्कों में से हैं, जिन पर प्रतीकों को धातु में पंच यानी डाई करके मुहर लगाया जाता था। ठीक, अगर वहीं हम उत्तरी काले चमकीले पात्र की बात करें तो ये मुहर लगे चमकदार बर्तन होते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र अपनी चमकदार फिनिश के लिए जाने जाते हैं, जो मिट्टी के बहुत पतले और सुंदर बर्तन होते हैं। एम्फोरा की अगर हम बात करें तो लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र, अपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। एम्फोरा प्राचीन काल में शराब, जैतून का तेल और अन्य वस्तुओं के भंडारण और परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लंबे और संकीर्ण दोहरे हत्थे वाले जार थे। ठीक है, एम्फोरा जो था वो क्या था, लंबा दोहरे हत्थे वाला पात्र था और इसका प्रयोग क्या किया जाता था, प्राचीन काल में शराब, जैतून का तेल और अन्य वस्तुओं के भंडारण यानी इकट्ठा करने के लिए, उसमें रखने के लिए और साथ में परिवहन के इस्तेमाल के लिए किया जाता था। ये क्या होते थे, लंबे और संकीर्ण दोहरे हत्थे वाले जार थे। एरेटीन वेयर की अगर हम बात करें तो इसका संबंध है मिट्टी के बहुत ही इसका संबंध जो है मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन से। एरेटीन वेयर जिसे टेरा सी गिलाटा भी कहा जाता है, एक प्रकार की उत्कृष्ट लाल चमकदार मिट्टी के बर्तन हैं जो अपनी मुहर लगी सजावट और उच्च गुणवत्ता वाली फिनिश के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रश्न है वो ये है कि कारण और कथन और कारण से संबंधित है कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। कारण दिया गया है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। अब विकल्प दिया गया है ए गलत है किंतु आर सही है। दोनों कथन ए एवं आर सही हैं तथा आर एक की सही व्याख्या करता है। दोनों कथन ए एवं आर सही हैं किंतु आर एक की व्याख्या नहीं करता। ए सही है किंतु आर गलत है। तो देखिए हमने कथन को पढ़ा कि संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। संसाधनों का सावधानीपूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकृत होने का समय देना वास्तव में क्या है, संसाधन संरक्षण कहलाता है, जिसका उद्देश्य जो होता है भावी पीढ़ियों के लिए उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना होता है। वहीं अगर हम कारण की बात करें, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषीय विकास कहलाता है। तो ये भी कथन सही है कि संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाना सतत विकास की परिभाषा है, जो वर्तमान की ज़रूरतों को पूरा करते हुए भविष्य की क्षमता से समझौता न करने पर केंद्रित है। अब देखिए आपका तीसरा विकल्प जो है वो सही है कि दोनों कथन
ए एवं आर सही हैं, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखिए संसाधन संरक्षण ए जो है सतत विकास है, आर का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन यह पूरी प्रक्रिया नहीं है। सतत विकास एक व्यापक अवधारणा है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरणीय स्थिरता सभी शामिल हैं। इसलिए आर ए की सीधी व्याख्या नहीं करता, बल्कि यह एक बड़ा लक्ष्य है जिसमें ए एक तरीका है। ठीक है, तो आपका विकल्प 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1870 और 1880 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। तो सही कथन का आपको चयन करना है। तो विकल्प आपका जो 3 है ये सही है कि सरकार का समर्थन करने के लिए 1880 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, क्योंकि यही एक गलत कथन है और आपसे गलत ही पूछा गया, इसलिए विकल्प 3 आपका सही होगा। बाकी के कथन सही हैं कि 1870 और 80 के दशकों में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज़्यादा गहरा हुआ। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। 1883 में सरकार ने एल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया जिसे लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। अगला जो प्रश्न है कि घास के मैदानों के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रेयरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है, जबकि वेल्ड्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है। वेल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल है। वेल्ड्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेयरीज दक्षिणी गोलार्ध में। आपका जो विकल्प 2 है ए, बी तथा सी सही है। अब देखिए कैसे। घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और आपने देखिए जब हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो आपने पढ़ा भी कि जब नवपाषाण काल आया तो इसमें तापमान बढ़ा तो क्या हुआ कि घास के मैदान विकसित हुए जिससे कि घास खाने वाले जानवर भी विकास में आए। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये एक मतलब सही कथन है आपका कि घास के मैदानों के निर्माण में जलवायु एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर हम वही दूसरे विकल्प की बात करें, प्रेयरीज में वार्षिक वर्षा मध्यम स्तर की होती है जबकि वेल्ड्स में सर्दियों के महीने में सूखा पड़ सकता है, तो ये विकल्प बात सही है। वेल्ड्स में वनस्पति आवरण विरल है, ये भी बात सही है। पर चौथा जो विकल्प है कि वेल्ड्स उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है जबकि प्रेयरीज दक्षिणी गोलार्ध में, तो ये गलत है क्योंकि प्रेयरीज जो है वो उत्तरी गोलार्ध उत्तरी अमेरिका में स्थित है जबकि वेल्ड्स जो है वो दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कथन में इन्हें क्या किया गया है, उल्टा बताया गया है, इसलिए आपका ये कथन गलत है। तो सही विकल्प आपका दूसरा है। आगे अगर हम बात करें 43 नंबर प्रश्न की, तो 43 नंबर प्रश्न जो है वो दिया गया है कि उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, उनकी उम्र 25 और 70 के बीच होनी चाहिए, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा का सदस्य कौन हो सकता है? सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए जो सही विकल्प है वो आपका ए, सी और डी है। भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है, ये कथन सही है आपका। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सदस्य बनने की जो योग्यता है वो पहला ये सही है कि ऐसी भूमि का स्वामी जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। बी विकल्प आपका गलत है। बताया गया है कि 25 से 70 की आयु होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, आयु 35 से 70 होनी चाहिए, इसलिए आपका विकल्प बी गलत है। अगर हम तीसरे विकल्प की बात करें, उनके पास अपना घर होना चाहिए, तो ये बात भी सत्य है, वह घर का मालिक हो, उनका अपना घर होना चाहिए जिससे उनकी स्थिरता साबित हो। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी बात सत्य है, उन्हें वेदों, मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का ज्ञान होना चाहिए या कम से कम एक वेद और 4 भाष्य का ज्ञान हो। भूमि स्वामित्व की शर्त में छूट के लिए, ठीक है, तो ये 3 विकल्प आपके सही हैं। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सदस्य बनने की योग्यता ये तीनों है कि ऐसी भूमि का स्वामी जहां से राजस्व वसूला जाता था, उनके पास अपना घर होना चाहिए, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि डैश एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। बेदखली, सोपानिकी, विविधीकरण, असमानता।
असमानता जो है वो आपका विकल्प सही है। असमानता एक स्थिति का संदर्भ देती है जहां किसी व्यक्ति के पास वे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों को उपलब्ध हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो कौन से युग्म सही सुमेलित हैं उनको बताना है। निर्वाह कृषि के बारे में बात की जा रही है। निर्वाह कृषि अगर आप देखें तो निर्वाह कृषि यह मुख्य रूप से कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है, तो ये बात सत्य है। अगर हम दूसरे विकल्प की बात करें, गहन निर्वाह कृषि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में प्रचलित होती है, तो यह भी सत्य कथन है। स्थानांतरित कृषि व्यक्ति और पशु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो ये गलत है, क्योंकि स्थानांतरित खेती जो कृषि होती है इसमें किसान भूमि के एक टुकड़े को साफ करके कुछ वर्षों तक खेती करते हैं, और जैसे मान लीजिए कि ये है और यहाँ बहुत सारी घास है, तो किसान जो होते हैं वो इस भूमि से घास हटाएंगे और साफ करके यहाँ खेती करते हैं। फिर कुछ वर्षों तक खेती करने के बाद ये क्या करेंगे, इस जगह को छोड़कर फिर मिट्टी की उर्वरता कम होने पर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उसी को आप झूम खेती या स्थानांतरित कृषि कहते हैं, तो ये आपका विकल्प गलत है। बाकी ए और बी आपके विकल्प सही हैं। ए बी दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगर हम 46 नंबर प्रश्न पे बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए कथनों ए और आर को पढ़ें और उपयुक्त विकल्प चुनें। ए कथन दिया गया है, राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। आर वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। विकल्प ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो आपसे सही विकल्प पूछा गया है, तो देखिए आपका जो विकल्प 2 है, ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। कथन फिर से पढ़ लीजिए। राजा राम मोहन रॉय ने कलकत्ता में ब्रह्मो सभा के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था। वह मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। तो ये बात सही है आपका कि राजा राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने कलकत्ता में 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। तो ये बात आपका सही है। अब विकल्प कथन आर की अगर हम बात करें तो वे समाज में सुधार और अन्यायपूर्ण प्रथाओं जैसे सती प्रथा, मूर्ति पूजा, जातिगत भेदभाव को दूर करने के प्रबल समर्थक थे। तो ये भी आपका कथन सही है। अब देखिए आर बताता है कि ए में वर्णित संगठन जैसे ब्रह्म समाज या ब्रह्म सभा क्यों बनाया गया था, यानी सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा देने और अन्याय को खत्म करने के लिए। ठीक, तो आपका विकल्प 2 सही है। अगर हम आगे बढ़ें तो 47 नंबर विकल्प दिया गया है। देखिए ये प्रश्न जो है काफ़ी बार आया है, इसलिए आप इसे ध्यान में रखेंगे कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प चुनें। गृहपति जो है वो क्या होते हैं, एक स्वतंत्र कृषक होते हैं। गृहपति जो होते हैं वो स्वतंत्र कृषक होते हैं। श्रेणी शिल्पकार, अभिनयी ये जो होते हैं भूमिहीन मजदूर होते हैं। अरिकामेडू तटीय निवास, तो ये आपका सही क्रम है 1 का 2। आप पहले विकल्प में ही 1 का 2 दिखाई दे रहा है, तो आप सही कर लेंगे। गृहपति जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र कृषक होते हैं। श्रेणी शिल्पकार होते हैं। अदमयी जो होते हैं वो क्या होते हैं, भूमिहीन मजदूर होते हैं। और अरिकामेडू जो है तटीय निवास है, ये एक महत्वपूर्ण प्राचीन रोमन व्यापारिक केंद्र और तटीय बस्ती है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न बहुत ही लड्डू सा प्रश्न है कि निम्न में से किस दिन प्रत्येक वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी को ज्ञात होगा। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से घोषित किया गया था यह कि इसी दिन क्या मनाया जाएगा, पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न है कि साझी संपत्ति संसाधनों के बारे में निम्न में से क्या सही है। इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर निजी कंपनियों का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। विकल्प ए व सी, केवल ए व बी, केवल बी, केवल बी व सी। साझी संपत्ति संसाधनों
के बारे में निम्न में से क्या सही है, आपसे पूछा गया है। तो ए और सी सही है। इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, इन पर समुदायों का स्वामित्व होता है। 50 नंबर प्रश्न दिया गया है कि मानचित्र का सही इस्तेमाल निम्न में से किस लिए हो सकता है। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु, इतिहास में घटनाओं को क्रमबद्ध करने हेतु, इतिहास में सबसे जरूरी घटना को विस्तृत करने हेतु, अलग समय पर रहने वाले लोगों के जीवन को तर्कसंगत तरीके से पढ़ने हेतु। तो सबसे सटीक विकल्प जो आपका है वो आपका है एक। इतिहास में अलग अलग समय में रहने वाले लोगों के स्थानों को चिन्हित करने हेतु मानचित्र का सही इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दिया गया है कि 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 18वीं शताब्दी के अंत में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योगों के संदर्भ में सही कथन आपसे पूछा गया है कि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। भारतीय कपड़ों के लिए अब ब्रिटिश बाजार उपलब्ध था। कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया। बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। सही विकल्प जो है ए, सी और डी है, यानी विकल्प आपका 2 सही है। अब देखिए क्यों सही है, क्योंकि भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों में ब्रिटिश कपड़ा उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी, ये बात सत्य है। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के कारण सस्ते मशीनी कपड़ों का उत्पादन बढ़ा, जिससे भारतीय हाथ से बने कपड़ों को इन बाजारों में कड़ी टक्कर मिली। अब सी विकल्प क्यों सही है, क्योंकि कपड़े की वस्तुओं को इंग्लैंड तक निर्यात करना लगातार कठिन होता गया, ये बात सत्य है। ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को बचाने के लिए भारतीय कपड़ों पर भारी शुल्क लगाए, टैरिफ की जो बात करते हैं आप, जिससे इंग्लैंड में उनका निर्यात मुश्किल हो गया। वहीं अगर डी की हम बात करें तो डी विकल्प दिया गया है कि बंगाल के बुनकरों को सबसे अधिक नुकसान हुआ क्योंकि अंग्रेजी और यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय कपड़ा खरीदना बंद कर दिया। ये बात भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में मांग घटने और ब्रिटिश कपड़ों की बाढ़ आने से बंगाल के बुनकरों की आजीविका पर बुरा असर पड़ा और उनका पारंपरिक बाजार सिकुड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला 52 नंबर प्रश्न है कि प्रेयरीज को दुनिया का कथन दिया गया है ए तथा आर, और विचार कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है आपका कि प्रेयरीज को दुनिया का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है। तो ये बात जो है आपका सही है। प्रेयरीज जो है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, अपनी उपजाऊ मिट्टी, समतल भूभाग और अनुकूल जलवायु के कारण गेहूं और अनाज के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसलिए विश्व के अन्न भंडार के रूप में प्रेयरीज को जाना जाता है। ठीक है, जो प्रेयरीज है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान, अपनी उपजाऊ मिट्टी, समतल भूभाग और अनुकूल जलवायु के कारण गेहूं और अन्य अनाज के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। इसीलिए इन्हें विश्व के अन्न भंडार कहा जाता है। वहीं अगर हम आर कथन की बात करें, खेती के वैज्ञानिक तरीकों और ट्रैक्टर व कंबाइन मशीनों के उपयोग ने दक्षिण अफ्रीका को अधिशेष खाद्य उत्पादक देश बना दिया। ये बात भी सत्य है कि वैज्ञानिक तरीके और मशीनें उत्पादन बढ़ाती हैं, लेकिन यह गलत है कि दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में प्रेयरीज की व्याख्या करता है। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिण अफ्रीका में नहीं है। ठीक है, इस बात को समझिए। प्रेयरीज जो है वो उत्तरी अमेरिका में है, दक्षिणी अफ्रीका में नहीं है। और मशीनीकरण का उपयोग प्रेयरीज में भी होता है जिससे वे अन्न भंडार बने, लेकिन कारण में दक्षिण अफ्रीका का उल्लेख गलत है और ये प्रेयरीज के उपनाम का सही कारण नहीं बताता। तो इसलिए विकल्प जो है दोनों ए सही है और आर भी तथ्यात्मक रूप से अगर देखा जाए तो सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट है कि विविधता कुछ नया और अलग लेकर आती है। सजातीय जनसंख्या के कारण, संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण, आनुवंशिक रचना के कारण, समानताओं और समान लक्षणों के कारण। देखिए, विविधता कुछ नया लेकर के आती है संस्कृतियों के परस्पर मिश्रण के कारण। जब विभिन्न संस्कृतियां मिलती हैं तो वे विचारों, परंपराओं और प्रथाओं
का आदान प्रदान करती हैं। यह मिश्रण नए दृष्टिकोण, अनुभव और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध वातावरण बनाता है जो विविधता को जन्म देता है। आनुवांशिक रचना के कारण, यह भी सत्य है, आनुवांशिक विविधता व्यक्तियों में अलग अलग विशेषताओं का कारण बनती है। यह जीन में बदलाव और पुनर्संयोजन के माध्यम से होती है, जिससे एक ही प्रजाति के भीतर भी विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे अलग अलग रंगों के टमाटर या कुत्ते पैदा होते हैं, जो उन्हें बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करते हैं। तो ये दोनों आपका विकल्प सही है। अगले अगर हम प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। विकल्प आपको सही चुनना है। कौन सा विकल्प सही है? भारतीय संविधान द्वारा विधायिका में सीटों तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। तो केवल बी विकल्प आपका सही है कि वर्षों के ऐतिहासिक दमन तथा शैक्षणिक वंचिता के क्षतिपूर्ण हेतु संविधान सभा ने दलितों यानी अनुसूचित जातियों और आदिवासियों, अनुसूचित जनजातियों जैसे हाशिए के वर्गों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय और भेदभाव के निवारण के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, ताकि उन्हें शिक्षा और रोजगार में उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। इसलिए विकल्प आपका बी सही है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला दिया गया अभिकथन और कारण से संबंधित। अभिकथन क्या दिया गया? औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों, तकनीकों का सूत्रपात हुआ। कारण, इन्हें भारतीय कलाकारों ने अपने स्थानीय ग्राहकों और बाजार के हिसाब से अपनाकर नई शक्ल दी। तो अभिकथन जो है वो बिल्कुल सही है। औपनिवेशिक शासन में कई तरह के नए कला रूपों, शैलियों और तकनीकों का सूत्रपात हुआ था। ये कथन बिल्कुल सही है। ब्रिटिश काल में यूरोपीय कलाकारों के आने से तेल चित्रकला, यथार्थवाद जैसी नई तकनीकें और शैलियाँ भारत में आईं, जिससे कला के नए रूप सामने आए थे। और वहीं अगर हम कारण की बात करें तो यह भी सही है, क्योंकि भारतीय कलाकारों ने इन पश्चिमी तकनीकों को पूरी तरह से नहीं अपनाया, बल्कि उन्हें स्थानीय संरक्षक और बाजार की मांगों के अनुसार ढाला। उन्हें अपनी पारंपरिक शैलियों के साथ मिलाकर नया रूप दिया, जैसे बंगाल स्कूल में हुआ है। ठीक। और देखिए दोनों ही विकल्प सही हैं और आर सही व्याख्या करता है, तो इसलिए होगा कि ए और आर दोनों सही हैं। ए की आर सही व्याख्या करता है। 56 नंबर जो आपका प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन कारणों से नवपाषाण युगीन स्थल पूरा पाषाण युगीन स्थलों से अलग हैं? ओखली और मुसल का प्रयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे। पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो जो विकल्प आपका 3 है, 1, 2 और 3, ये क्या है कि नवपाषाण युगीन स्थल को पूरा पाषाण युगीन स्थलों से अलग करते हैं। ठीक है। जैसे देखिए ओखली और मुसल का प्रयोग, यह नवपाषाण काल की एक प्रमुख विशेषता थी जो अनाज पीसने के लिए उपयोग होती थी, जबकि पूरा पाषाण काल में ऐसा नहीं था। तो ये एक बात है, ये एक कारण है जो नवपाषाण युगीन स्थल को पूरा पाषाण युगीन स्थल से अलग करती है। बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए किया जाता था। तो मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ, जिससे भोजन पकाने और भंडारण में क्रांति आई, जो पूरा पाषाण काल में क्या था, अनुपस्थित था। वहीं अगर हम तीसरे विकल्प की बात करें कि विभिन्न प्रकार की चीज़ों से कपड़े बुने जाते थे, तो नवपाषाण काल में ऊन और सन जैसे रेशों से कपड़े बुनना शुरू हुआ, जो पूरा पाषाण काल से भिन्न है। ठीक। अब देखिए पत्थर के औजारों का प्रयोग आरंभ हो गया। तो ये दोनों ही युगों में होता था। पूरा पाषाण काल के औजार जो थे वो बड़े, बेडौल, खुरदुरे थे, जबकि नवपाषाण काल के औजार पॉलिश किए हुए और अधिक परिष्कृत थे। इसीलिए पहले जो 3 बिंदु हैं आप अगर देखें 1, 2 और 3, तो ये तीनों क्या हैं कि नवपाषाण काल की विशेषताएं हैं इनमें, जो इसे पूरा पाषाण काल से क्या करती है, अलग करती हैं। अब नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो अभिकथन एवं कारण से संबंधित है। अभिकथन और कारण से संबंधित आपका है। अभिकथन है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं। कारण, लोहा प्रगलक को जंगल विभाग को एक उच्च कर का भुगतान करना पड़ता था, जिसने उनकी आय कम कर दी। सही विकल्प चुनें। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत है। तो देखिए अभिकथन जो दिया गया है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक लोहे के प्रगलन की कला का पतन हो गया और अधिकांश गांवों में भट्टियां अनुपयोगित हो गईं।
तो ये सत्य है। 19वीं सदी के अंत तक औपनिवेशिक सरकार द्वारा लागू नए वन कानूनों के कारण लोहे का जो प्रगलन था का काम जो था वो कमजोर पड़ गया और कई गांवों में भट्टियां बंद हो गईं, क्योंकि लोहे के प्रगलन के लिए आवश्यक लकड़ी चारकोल बनाने हेतु और लौह अयस्क तक पहुंच मुश्किल हो गई थी। वहीं अगर हम कारण की बात करें तो यह भी सत्य है, वन विभाग द्वारा लौह प्रगलनकर्ताओं पर प्रत्येक भट्टी के लिए उच्च कर लगाया जाता था, जिससे उनकी आय घट गई और यह कार्य आर्थिक रूप से अलाभकारी हो गया था। तो आर की ए सही व्याख्या करता है, इसलिए विकल्प आपका 2 सही है कि ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है कि आपका कि निम्नलिखित में से कौन स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य होता है? वार्ड पंच, सरपंच, सचिव, वार्ड पार्षद। तो देखिए स्थानीय शासन का चुना हुआ सदस्य जो है वो वार्ड पंच होता है, सरपंच होता है, वार्ड पार्षद होता है, सचिव नहीं होता, क्योंकि सचिव जो है एक सरकारी कर्मचारी होता है जिसे नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता है। ठीक। वार्ड पंच की अगर हम बात करें तो ग्राम पंचायत में हर वार्ड से चुने गए सदस्य को पंच कहते हैं, जो पंचायत का हिस्सा होते हैं। अगर हम सरपंच की बात करें तो यह ग्राम पंचायत का मुखिया होता है और ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। वार्ड पार्षद की अगर हम बात करें तो नगर पालिका या नगर निगम के वार्डों से चुने गए प्रतिनिधि को पार्षद कहते हैं। और सचिव जो होता है यह स्थानीय निकाय का एक नियुक्त अधिकारी होता है, जो सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, चुना नहीं जाता है। ठीक है, तो ये 3 विकल्प आपके सही हैं, ए, बी और डी, यानी विकल्प 1 आपका सही है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने को कहा था? तो गांधी जी ने भारतीय लोगों को रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध का दिन मनाने के लिए 6 अप्रैल 1919 को कहा था, जब देश भर में हड़ताल और प्रार्थना दिवस आयोजित करने का आह्वान किया गया, जो रॉलेट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और यह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसमें लोग सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विरोध कर रहे थे। ठीक है, तो विकल्प आपका 2 सही है। 60 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करें तो दिया गया कि जब ग्रीनविच पर एक अपराह्न का समय होगा, तब ग्रीनविच के 60 डिग्री पश्चिम तथा 60 डिग्री पूर्व में क्रमशः क्या समय होगा? तो आपका विकल्प 3 है कि 9 पूर्वाह्न तथा 5 अपराह्न। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे डीपली, जिसमें समझाया जाएगा इस प्रश्न को। 61 नंबर प्रश्न है कि कथन ए तथा बी पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है ए कि योगात्मक आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू से अंत तक विद्यार्थी की प्रगति का निरीक्षण करता है। कथन बी रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है। तो देखिए ये कथन जो है ये कथन गलत है। योगात्मक मूल्यांकन जो है वो शिक्षण अवधि या पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। ठीक, योगात्मक आकलन जो है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के शुरू में नहीं बल्कि अंत में किया जाता है। ये छात्र की समग्र उपलब्धि को मापता है, जैसे अंतिम परीक्षा या सत्रांत प्रोजेक्ट। वहीं अगर हम कारण की बात करें तो रचनात्मक आकलन पाठ्यक्रम के अंत में होता है, तो यह कथन गलत है, क्योंकि रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों की प्रगति पर नजर रखना, सीखने की कठिनाइयों की पहचान करना और सुधार के लिए तत्काल प्रक्रिया देना है। ठीक है, तो ये आपका दोनों ही विकल्प गलत है, तो ए और बी दोनों गलत हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देते हैं? वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। तो ये बिल्कुल सही है कि आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला ये प्रश्न है। अमेजन की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा, कथन की जांच कीजिए। तो ये भी आलोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देगा, क्योंकि देखिए वे विभिन्न तरीके क्या हैं जिनके द्वारा सरकार सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो यह प्रश्न छात्रों को केवल तथ्यों को याद करने के बजाय विभिन्न समाधानों जैसे अस्पताल, जागरूकता अभियान, बीमा पर विचार करने, उनकी व्यवहार्यता और प्रभाव का विश्लेषण करने और अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वहीं अमेजन
की तुलना में गंगा नदी में प्रदूषण मानव जीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा? कथन की जांच कीजिए। तो यह प्रश्न एक दावे को प्रस्तुत करता है जिसकी पुष्टि के लिए छात्रों को अमेजन और गंगा नदी की तुलना करनी होगी, प्रदूषण के प्रकारों और प्रभावों का विश्लेषण करना होगा और एक सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचना होगा जिसमें तुलना और मूल्यांकन शामिल है। वहीं अगर कहा जाए कि हिमालय की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करो तो इसमें आलोचनात्मक चिंतन नहीं करना। मुगल प्रशासन में जमींदार की भूमिका क्या थी? तो ये भी आपको आलोचनात्मक नहीं चिंतन करना, इसलिए विकल्प डी और ई नहीं है। बाकी ब्राज़ील एवं भारत की भू आकृति के भेद कीजिए, तो ये भी आपका आलोचनात्मक चिंतन नहीं है। ए और बी आपका है, ए और बी विकल्प 2 में। देखिए, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक बने हुए हैं, तो आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे मेहनत के लिए आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो उन लोगों तक ज़रूर साझा कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है, ताकि आपकी एक छोटे से पहल से हमारा सहयोग हो सके। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही और भी PYQ को देखने के लिए। आगे 63 नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। दिया गया है कि इन खेतीहर मजदूरों को दी जाने वाली कम मजदूरी के कारण का चुनाव करें। वे बाजार में मिल रही मजदूरी से संतुष्ट हैं, वे कुशल नहीं होते, वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर निर्भर होते हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के पास अपनी जमीन नहीं होती। तो वे एक नियमित काम के लिए भूमि मालिकों पर क्या होते हैं? निर्भर होते हैं। ठीक, देखिए, रोजगार के जो विकल्प हैं उसके अवसरों की कमी के कारण जो खेतीहर मजदूर हैं वो क्या करते हैं कि बड़े भूमि मालिकों पर निर्भर रहते हैं कि ताकि बड़े भूमि मालिक जो हैं वो उन्हें क्या करेंगे? काम देंगे। अब वो उन्हें कम मजदूरी मिलती है मगर फिर भी वो वही काम करते हैं बड़े भू मालिकों के यहाँ, और ख़ास करके अपने गांव के मालिकों के यहाँ, ताकि उन्हें ये लगता है कि अगर उन्हें ज़रूरत पड़ेगी तो इनके यहाँ ये क्या कर सकते हैं? इनके यहाँ से उधार ले सकते हैं, ऋण ले सकते हैं। 64 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि छात्रों के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। कैसे? व्याख्यान के पक्ष में आलोचनात्मक सोच और चर्चा को कम करने से, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से, केवल सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं और आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करने से, तथ्यों और आंकड़ों को याद करने पर जोर देने से। तो सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम की गतिविधियों को और अधिक आकर्षक कैसे बनाया जा सकता है? तो विकल्प आपका 2 सही है, प्रौद्योगिकी और मल्टीमीडिया संसाधनों को शामिल करने से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न जो है, निम्न का मिलान करें और सही विकल्प का चुनाव करें। विवरण चार्ट जो है उसका संबंध किससे है? कार्य कारण संबंधों को दर्शाता है विवरण चार्ट। संबंध चार्ट जो है वो दर्शाता है ऐतिहासिक विकास को। फ्लो चार्ट जो होता है उसका संबंध है तालिका के रूप में डेटा से। सारणीकरण चार्ट जो है एक प्रक्रिया के चरण है। ठीक, देखिए, विवरण चार्ट क्या होता है? समय के साथ घटनाओं या सूचनाओं के अनुक्रम या विकास को दर्शाते हैं। ठीक है, समय के साथ घटनाओं या सूचनाओं के अनुक्रम या विकास को दर्शाते हैं, जैसे ऐतिहासिक समय रेखा को। वहीं अगर हम संबंध चार्ट की बात करें तो ये 2 या 2 से अधिक चरों के बीच के कारण और प्रभाव या सहसंबंधों को दर्शाते हैं। फ्लो चार्ट जो होता है वो किसी प्रक्रिया जो फ्लो चार्ट होता है फ्लो चार्ट जो होता है किसी प्रक्रिया या प्रणाली में चरणों की तार्किक प्रगति को प्रतीकों और तीरों से दर्शाते हैं। और सारणीकरण चार्ट की अगर हम बात करें तो ये जो है मात्रात्मक जानकारी को पंक्तियों और स्तंभों में प्रस्तुत करते हैं ताकि उनकी तुलना की जा सके। इसलिए विकल्प आपका 4 सही है। ए का संबंध, विवरण चार्ट का संबंध जो है वो कार्यकरण संबंधों को दर्शाना है। संबंध चार्ट जो है उसका काम है ऐतिहासिक विकास से। फ्लो चार्ट जो है वो तालिका के रूप में डेटा, और सारणीकरण चार्ट जो है एक प्रक्रिया के चरण है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है। क्या विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती? देखिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता दर्शाती है कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ठीक, यही चीज़ दर्शाती है।
ताकि न्यायाधीश क्या होगा, निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के निर्णय ले सकेगा, जिससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और सरकार की शक्तियों के दुरुपयोग पर क्या होगा, नियंत्रण रहेगा। देखिए दिया गया है कि शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों की किस कौशल को जांचना चाहता है? केवल लेखन कौशल को, अंतर्वैयक्तिक कौशल को, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल को, अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को, किस चीज को जांचना चाहता है? तो आपका सही विकल्प जो होगा वो 3 है, सी और डी, तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल एवं अनुप्रयोगात्मक एवं प्रस्तुति कौशल को। देखिए प्रश्न फिर से अगर आप पढ़ते हैं तो शिक्षक द्वारा सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र में 60% भार खुली राय वाले प्रश्नों को दिया जाता है। इस नीति के माध्यम से शिक्षक छात्रों के किस कौशल को जांचना चाहता है? तो देखिए खुले अंत वाले प्रश्न जो होते हैं ये वे प्रश्न होते हैं जिनका कोई एक निश्चित उत्तर नहीं होता। छात्रों को अपनी समझ, तर्क और विश्लेषण का उपयोग करके उत्तर देना होता है ऐसे प्रश्नों में। तो आपका तार्किक चिंतन एवं सृजनात्मक कौशल ये सही होगा, क्योंकि इन प्रश्नों के लिए छात्रों को तथ्यों को याद करने के बजाय उन्हें जोड़ना, जानकारी का मूल्यांकन करना और नए दृष्टिकोण के साथ रचनात्मक समाधान या स्पष्टीकरण देना होता है, जो तार्किक और सृजनात्मक सोच को दर्शाता है। विकल्प आपका डी भी सही है कि इन प्रश्नों के उत्तर देने में छात्रों को अपने ज्ञान को विभिन्न परिस्थितियों में लागू करना पड़ता है और अपने विचार को सुसंगत व प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करना होता है, जिससे उन्हें प्रस्तुतिकरण कौशल का भी परीक्षण होता है। ठीक, तो विकल्प सी और डी आपका सही है। 69 नंबर अगर हम प्रश्न की ओर बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस पक्ष पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में मूल्यांकन कार्यविधियों के भाग के रूप में विचार किया गया? तो जो आपका सही विकल्प है ए और सी है कि भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों का अनुमोदन करना, विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमताओं का पूर्ण सीमा तक विकास। नेक्स्ट जो 70 नंबर प्रश्न है कि ए तथा बी को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए दिया गया है कि लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां हैं, जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद। कथन बी है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा के भीतर लोकतंत्र की समस्याओं के अध्ययन में विद्यार्थियों को संलग्न रखने के लिए विवाद समाधान उपागम का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो सही विकल्प आपका 2 है, ए और बी दोनों सही हैं। लोकतांत्रिक समाज के सिद्धांतों की समकालीन चुनौतियां जैसे कि व्यक्तिगत अधिकार और सामाजिक उत्तरदायित्वों के बीच विवाद, सही बात है। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में अक्सर व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे अभिव्यक्ति और समाज की भलाई जैसे सार्वजनिक स्वास्थ्य नियम के बीच तनाव होता है, तो ये क्या है, कथन सही है। अगर वहीं हम बी कथन की बात करें तो कक्षा में लोकतांत्रिक संघर्षों के वास्तविक उदाहरणों या केस स्टडी पर चर्चा करने से छात्रों को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और संवाद के महत्व को सीखने में मदद मिलती है, जिससे विवाद समाधान एक अच्छा शिक्षण उपकरण बन जाता है। तो ये विकल्प भी आपका सही है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दिया गया है कि भारतीय संविधान निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? सामाजिक आंदोलनों में उन लोगों जो सरकार को चुनौती देना चाहते हैं कि भागीदारी के लिए नियम, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, धार्मिक संस्थाओं की संरचना। तो सही विकल्प आपका है तीसरा, बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है। भारतीय संविधान जो है निर्धारित करता है बुनियादी कानून या नियम जिनका पालन सभी को करना होता है, क्योंकि यह देश का सर्वोच्च कानून है जो सरकार की संरचना, शक्तियों के वितरण और नागरिकों के अधिकारों व कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जिसके तहत सभी सरकारी निकाय और नागरिक बाध्य होते हैं। तो विकल्प आपका 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला जो प्रश्न है दिया गया है कि भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था। सहभागिता द्वारा शासन, सांस्कृतिक एकरूपता, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, धार्मिक विविधता। भारत में पंचायती राज संस्थानों की स्थापना करने का उद्देश्य डैश उपार्जित करना था। क्या उपार्जित करना था? सहभागिता द्वारा शासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी ए और सी आपका
सही है, ए और सी, यानी विकल्प एक आपका सही है। देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है? यह पंचायती राज का केंद्रीय उद्देश्य है, जिसका अर्थ है केंद्र और राज्य सरकारों से शक्तियों को स्थानीय निकायों को स्थानांतरित करना, ताकि स्थानीय मुद्दों को बेहतर समाधान हो सके। सहभागिता द्वारा शासन की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि स्थानीय लोग, विशेषकर ग्रामीण समुदाय, शासन और विकास की प्रक्रियाओं में सीधे भाग लें, जिससे ऊपर से नीचे की बजाय नीचे से ऊपर की ओर शासन हो। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से विषय मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त हैं? इतिहास में महात्मा गांधी का योगदान, भारत का आर्थिक विकास, वर्तमान परिदृश्य में महिलाओं की स्थिति, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो ए आपका विकल्प सही है, सी भी सही है, जनसंख्या वृद्धि के कारण यह भी सही है। मिडिल स्कूल विद्यार्थियों के लिए अति उपयुक्त विषय माना जा रहा है। तो ये तीनों आपके सही विकल्प होंगे, ए, सी और डी, यानी विकल्प एक आपका सही है। वहीं अगर हम नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है? अनुशासन की भाव का विकास करके, स्कूल या कक्षा में उपयुक्त रूप से व्यवहार करके, विद्यार्थियों को व्यावसायिक फिल्म देखने के लिए कहना, कक्षा या स्कूल परिवेश में उपयुक्त लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करके। एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है जो विद्यार्थियों में किस प्रकार सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ये विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए, आपका जो विकल्प एक है, 2 है और 4 है, ये तीनों क्या हैं? सही हैं। बाकी विकल्प 3 जो है ये आपका गलत है। व्यावसायिक फिल्म देखना आवश्यक रूप से सामाजिक मूल्यों के विकास का साधन नहीं है, क्योंकि व्यावसायिक फिल्में हमेशा शैक्षिक या नैतिक संदेश प्रदान नहीं करती हैं, इसलिए आपका ये तीसरा विकल्प गलत होगा। बाकी 1, 2 और 4 आपका सही है, यानी विकल्प 4 आपका सही है। 75 नंबर अगर हम प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से पार पाने निपटने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से सामान्य तक, जटिल से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। तो ए, सी और डी आपका सही है। देखिए, कौन सी शिक्षण विधियां सामाजिक विज्ञान में आ रही चुनौतियों से निपटने हेतु उपयुक्त हैं? विशिष्ट से सामान्य तक, ज्ञात से अज्ञात तक, विश्लेषण से संश्लेषण तक। अब विशिष्ट से सामान्य तक, इसमें पहले छात्रों को विशिष्ट उदाहरण दिए जाते हैं और फिर उनके आधार पर सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए जाते हैं। यह आगमनात्मक विधि का हिस्सा है। ज्ञात से अज्ञात तक की बात करें हम तो यह विधि छात्रों के पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ती है, जिससे विषय की जटिलता कम हो जाती है। विश्लेषण से संश्लेषण तक की अगर हम बात करें तो विश्लेषण में किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में बांटकर समझा जाता है और संश्लेषण में उन भागों को जोड़कर एक संपूर्ण विचार बनाया जाता है। अगर जटिल से सामान्य तक गलत क्यों है, ये अगर आप सोचें तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यह मतलब कि जो बात है जटिल से सामान्य तक, ये है सरल से जटिल सूत्र होता है। ठीक है, जटिलता से शुरुआत करने पर विषय अरुचिकर और कठिन हो सकता है। ठीक, तो ये जो है गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? द्वंद्वात्मक उपागम से तात्पर्य पूछा गया सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षण में द्वंद्वात्मक उपागम के प्रयोग से क्या तात्पर्य है? तो इसका मतलब है ज्ञान के विकास की मुख्य विधि के रूप में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच वार्ता का प्रयोग करना। द्वंद्वात्मक उपागम सुकरात की शिक्षण पद्धति से प्रेरित है। इसमें तर्क, वितर्क और संवाद के माध्यम से किसी विषय की तह तक पहुंचा जाता है। इस प्रक्रिया में शिक्षक और छात्र आपस में प्रश्न उत्तर और चर्चा करते हैं, जिससे विचारों का टकराव होता है और अंततः एक गहरी और स्पष्ट समझ विकसित होती है। यह केवल सूचना देने के बजाय आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है, इसलिए विकल्प आपका 2 सही है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न जो दिया गया है वो आपका ज्योग्राफी से संबंधित है। कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? क्या सूर्य एक तारा है? क्यों?
उत्तरी भारत में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है? तो आपसे कहा गया है कि कक्षा में शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्न में से कौन से प्रश्न अन्वेषणात्मक और आलोचनात्मक प्रश्न की श्रेणी में आते हैं? तो सही विकल्प जो आपका होगा वो बी और सी है, ठीक, यानी विकल्प 2 आपका सही है। क्या सूर्य एक तारा है? क्यों? और उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास क्यों करती है? क्योंकि छात्रों से कारण और तर्क की मांग करते हैं, जिससे उनकी आलोचनात्मक सोच क्या होती है? विकसित होती है। ये दोनों अगर आप प्रश्न देखें तो 78 नंबर प्रश्न है कि छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं क्योंकि डैश राज्य ने पहले ही श्रमिकों के लाभ का ख्याल रखा हुआ है, उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस के नौकरी से निकाला जा सकता है, उनमें से अधिकांश शिक्षित नहीं होते, उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जा सकता है। तो देखिए, छोटी कार्यशालाएं और कारखाने अनियमित श्रमिकों को रोजगार देने में तरजीह देते हैं, ठीक है, एक तरजीह मतलब कह लीजिए प्राथमिकता, क्योंकि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस की नौकरी से निकाला जा सकता है, ये बात सत्य है। उन्हें न्यूनतम संभावित वेतन दिया जाता है, ये भी बात सही है। नहीं, तो आपका बी और डी सही है, यानी विकल्प 3 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो दिया गया है नेल्सन मंडेला ने कैद के 28 वर्ष हजारों अश्वेत लोगों के साथ बिताए, राजा और राजशाही के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए, अपराध के लिए सजा पाने के लिए, सरकारी सत्ताधारी पदों की प्राप्ति के लिए। नेल्सन मंडेला के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो ये आपके लिए बहुत लड्डू सा प्रश्न है। रंग भेद का विरोध करने और अलगाव की नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए उन्होंने 28 वर्ष कैद में बिताए थे अश्वेत लोगों के साथ। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ग्राम सभा के सचिव का कार्य ग्राम सभा की बैठक और उसमें हुई चर्चा व निर्णयों का रिकॉर्ड रखना होता है। ग्राम पंचायत के कार्य को ग्राम सभा से स्वीकृति लेनी पड़ती है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है। ग्राम सभा के सचिव का काम ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने का है। कौन सा कथन गलत है ग्राम सभा के बारे में? तो ग्राम सभा के बारे में जो गलत कथन है वो आपका तीसरा है, ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित व्यक्ति होता है, ये गलत है। जो सचिव होता है उसकी नियुक्ति हमने पहले ही बताया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का सचिव निर्वाचित नहीं होता, बल्कि वह सरकार द्वारा नियुक्त एक सरकारी कर्मचारी होता है, ठीक। तो ये आपका गलत कथन है। आगे अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा था? 19वीं शताब्दी के दौरान आधुनिक आदिवासी इतिहास में कौन सा धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा? ईसाई धर्म। क्योंकि ईसाई मिशनरियों ने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला जो प्रश्न है वो दिया गया है कि 1900 निम्नलिखित कथनों ए तथा बी को पढ़िए। कथन ए दिया गया है आपका कि 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक भारत में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दी थी। 1909 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा सभी वयस्कों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। सही विकल्प आपको चुनना है, तो ए आपका सही है, इसलिए केवल ए सही है, विकल्प 2 आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न दिया गया कि सामाजिक विज्ञान में समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को परीक्षा पास करने में मदद करती है। यह छात्रों को सही उत्तर का अनुमान लगाने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अधिक आसानी से जानकारी याद रखने में मदद करती है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। तो समालोचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है सामाजिक विज्ञान पढ़ते समय। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि डी और ई आपका सही है। यह छात्रों को उच्च स्तरीय सोच के लिए तैयार करती है। यह समस्या समाधान करने की क्षमता को प्रोत्साहित करती है। डी और ई यानी विकल्प ए आपका सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली कौन सी है? विचारावशेष प्रक्रिया, क्षेत्र भ्रमण, वाद विवाद या द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण।
तो सही विकल्प आपका है द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक, जैसे भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में निर्धनता की प्रवृत्तियां एवं उनके तुलनात्मक अध्ययन को समझाने हेतु सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम प्रणाली जो है वो द्वितीयक आंकड़ों का विश्लेषण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? पोषण अभियान भारतीय बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने हेतु एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। साक्ष्यों सहित कथन की जांच कीजिए। 2 शताब्दियों के भारत में औपनिवेशिक शासन ने भारत को अनिवार्य सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में छोड़ दिया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? व्याख्या कीजिए। जन धन योजना की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 1991 के उत्तरार्ध में भारत में गरीबी और बेरोजगारी में गिरावट आई। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। आपसे पूछा गया कि कौन सा प्रश्न संज्ञानात्मक क्षमताओं के मूल्यांकन पक्ष को आंकते हैं? सही विकल्प आपका होगा केवल ए और बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? संलग्न करना, अन्वेषण करना, मूल्यांकन करना या विस्तार करना। सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो देखिए प्रश्न अगर फिर से हम पढ़ें तो दिया गया शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों को 4 समूह में विभाजित करके जल के स्रोतों के नाम लिखने को देती है और उसके बाद प्रत्येक समूह से जल के स्रोतों पर चर्चा कराती है। पाठ्य योजना के 5E उपागम के तहत वह निम्न में से कौन सा सबसे पहले प्रयास करेगी? तो सही विकल्प आपका जो है वो क्या करेगी? सबसे पहले संलग्न करेगी, ठीक है, का प्रयास करेगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक शिक्षिका चाहती है कि छात्र ग्राम पंचायत जैसी सरकारी निकायों के कामकाज को समझें। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़े संग्रहण का स्रोत प्रत्यक्ष और प्रामाणिक जानकारी प्रदान करेगा? अध्ययन यात्रा सही विकल्प होगा आपका। 88 नंबर प्रश्न है कि एक धारणा की विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं हैं। यह दर्शाती है, किस चीज़ को दर्शाती है? तो ये एक रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है। एक धारणा है कि विज्ञान के लिए एक तकनीकी दिमाग की आवश्यकता होती है और लड़कियां तथा महिलाएं तकनीकी चीज़ों से निपटने में सक्षम नहीं होती। अगर कोई ये धारणा बना रहा है तो कैसी धारणा को दर्शाती है? तो रूढ़िबद्ध धारणा को दर्शाती है। एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को पहले विकसित करना चाहिए? तर्क कौशल, विश्लेषण कौशल, अवलोकन कौशल, प्रयोग कौशल। तो एक क्षेत्रीय भ्रमण के लिए विद्यार्थियों में किस कौशल को सबसे पहले विकसित करना चाहिए? तो अवलोकन कौशल को। ठीक, नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है कि रोहित ने पाया कि उसकी कक्षा के कुछ बच्चे मानचित्र पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को इसमें सक्षम बनाने में मदद करने के लिए रोहित को क्या करना चाहिए? प्रायोगिक अनुसंधान, आनुभाविक अनुसंधान, केस अध्ययन, क्रियात्मक अनुसंधान। तो उसे क्रियात्मक अनुसंधान करना चाहिए। विकल्प 4 आपका सही है। देखिए क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किसी विशिष्ट स्थानीय समस्या जैसे बच्चों को मानचित्र समझने में आ रही कठिनाई का तत्काल समाधान खोजना होता है। इसमें शिक्षक अपनी कक्षा की स्थिति का विश्लेषण करता है, एक योजना बनाता है, उसे लागू करता है और परिणामों का मूल्यांकन करता है। यह रोहित के उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है क्योंकि वह अपनी कक्षा की एक विशिष्ट शिक्षण समस्या को हल करना चाहता है। ठीक, तो विकल्प आपका 4 सही है, क्रियात्मक अनुसंधान। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा भी प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको थोड़ा भी हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।